पत्रकार, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और प्रोफेसर, ये चार लोग एक साथ आ जाएं, तानाशाही सत्ता की चूल्हे हिल जाएंगे। क्यों देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ती है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए? क्यों? जब हम समझते हैं कि अधिवक्ताओं की इतनी अहमियत है तो अपने घरों में अधिवक्ता क्यों नहीं पैदा करना चाहते? घरों में हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी में अगर भ्रष्टाचार माइनस कर दो तो कोई नहीं कहेगा कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में आए। सरकारों को यह पता है कि आप पूजना बहुत अच्छा जानते हैं। अब आपके मंदिर सरकार बनवाएगी। गौतम बुद्ध को जितना आप नहीं पूज रहे हैं उतना सरकार पूज रही है। तो हमारे महापुरुषों को पूजने की परंपरा आई है, उनको खीर खिलाने की जो परंपरा आई है, ये नव ब्राह्मणवाद। सरकार को तकलीफ है जब ये कह दोगे कि हम पेरियार रामास्वामी नायकर के वंशज हैं, हम ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। मैं इस बात के लिए बार बार अपील करता हूं कि यही काले कोट वाले मुझे चाहिए, यही थिंक टैंक की जरूरत है इस लखनऊ में। आयोजकों का शुक्रिया कि इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो ये कार्यक्रम है, काला कोट देख करके मुझे इतनी खुशी होती है और एक जगह पर काला कोट पहनने वाले इतने एकजुट कर दिए, मेरे दिल का काम कर दिया आप। और इस काम में मुझ जैसे व्यक्ति को आपने उद्घाटनकर्ता बना दिया, मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। क्यों? पता है, आप लोग जो लोग हैं वो लोग हैं जिन लोगों से इस देश का संविधान लिखवाया गया। संविधान जब लिखवाने की बात हुई या संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने की बात हुई तो कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई नेता सामने नहीं आया, एक एडवोकेट सामने आया, एक बैरिस्टर सामने आया जो विदेश में तमाम ऐसी डिग्रियां हासिल करके आया था उस समय देश में उसके बराबर डिग्रियां नहीं थी। इसलिए मैं आप सब लोगों को देख करके इतना खुश होता हूं क्योंकि मौजूदा वक्त हालात में पत्रकार, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और प्रोफेसर, ये चार लोग एक साथ आ जाएं, किसी भी तानाशाही सत्ता की चूल्हे हिल जाएंगी। फैक्ट बता रहा हूं। इसलिए मैं हर जिले में जहां जहां मुझे बुलाया जाता है, कल हम और लक्ष्मण भाई अयोध्या में थे फूलन देवी की शहादत दिवस पर कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, वहां भी मैंने कहा कि आप नकारे नेताओं को कोसने से, तानाशाही सत्ताओं को कोसने से ज्यादा समय इसमें बर्बाद करिए कि हम अपने घरों में कितने अधिवक्ता पैदा कर रहे हैं, हम अपने घरों में कितने लेखक पैदा कर रहे हैं, हम इतने घरों में कितने पत्रकार पैदा कर रहे हैं। क्योंकि समस्याओं में सामने यही आते हैं। प्रोफेसर रतन लाल के साथ जब हुआ, देखिए लड़ने वाला कौन, बोलने वाला कौन? एक प्रोफेसर, और उस प्रोफेसर के लिए लड़ने वाला कौन? अधिवक्ता। प्रोफेसर रतन लाल जी के मामले में अगर कोर्ट के अंदर प्रोफेसर रतन लाल जी को किसी की छूने की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी भी जिले में अगर यह कॉम्बिनेशन बन जाए जो मैंने बताया, प्रोफेसर्स का, एडवोकेट्स का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का और पत्रकारों का, छोटे मोटी चीजें थानों में आपकी 10 काले कोट वाले निपटा देंगे, 10 काले कोट वाले निपटा देंगे। बस बशर्ते इस कॉम्बिनेशन को बनाने की जरूरत है, क्योंकि अधिवक्तागण वहां पहुंचेंगे, आपका मुद्दा लेके, पत्रकार उसको कवर करेंगे। आपको किसी नकारे नेता की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं कि जब संविधान बनाने की बात आई तो क्यों प्रारूप समिति का अध्यक्ष एक एडवोकेट को बनाया गया? क्यों आज इस देश में बाबा साहब को या सरदार पटेल जी को अगर मानते हैं तो कम से कम उनके इन विचारों को समझें कि वो क्यों देश के लिए काम कर पाए। एक ने अखंड राष्ट्र का निर्माण किया, उस राष्ट्र का निर्माण किया जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, वो भी बैरिस्टर था। उस राष्ट्र को संविधान दिया, वो भी बैरिस्टर था। तो जब हम समझते हैं कि अधिवक्ताओं की इतनी अहमियत है तो अपने घरों में अधिवक्ता क्यों नहीं पैदा करना चाहते? घरों में हमें सरकारी नौकरी चाहिए, गुलाम ही चाहिए। क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी में अगर भ्रष्टाचार माइनस कर दो तो कोई नहीं कहेगा कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में आए। सरकारी नौकर इसलिए चाहिए क्योंकि उसके साथ भ्रष्टाचार इनबिल्ट है। अगर उसको माइनस कर दो तो किसी को नहीं चाहिए। देखिए, मंच इस बात का गवाह है कि अब हम बदल रहे हैं। अभी तक मंचों से केवल नेताओं के भाषण सुने गए। हैरत होती है मुझे कि किसी भी कार्यक्रम में बात होती थी, युवा ये चाहता है, युवा ये चाहता है, और युवा जो क्या चाहता है वो पूछे ही नहीं जा रहा है।
55 साल से ऊपर के सारे लोग मंचों से भाषण देके बता देते थे कि युवा ये चाहता है। तो जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं वो बदलाव दिख तो रहा है। एक अदने से लड़के को, एक सामान्य से व्यक्ति को आपने उद्घाटनकर्ता बना दिया, वो भी इतने विद्वत जन वकीलों के प्रोग्राम में। बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है कि मंच पर प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड जज हैं, अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं। बदलाव तो हुआ है। इसी बदलाव को अगर हमें पसंद आ रहा है तो एक अनुरोध कर लेता हूं, क्योंकि मैं रह नहीं सकता, चाहता तो अमूमन लोग जहां सम्मान मिलता है वहां कह नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे साथ दिक्कत यही है कि सम्मान दो या ना दो, जो लगेगा वो बोलूंगा। आपने हमसे एक बस गलत चीज करवा दी, हमसे छत्रपति साहू जी महाराज को पुजवा दिया, वही हम नहीं करना चाहते। यही आपने बस गलत करवा दिया हमसे। मेरा अनुरोध है, अरे हमारे भाषणों में साहू जी महाराज आ जाएंगे भाई। 1903 में आरक्षण दिया, उसी उपलक्ष में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, सारे बैरिस्टर्स यहां बैठे हैं, तो ये पूजने की परंपरा की आवश्यकता क्यों है? और क्यों कह रहा हूं कि ये घातक है? अच्छा, सरकार के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मौजूदा सरकारों को यह पता है कि आप पूजना बहुत अच्छा जानते हैं, तो तुम जिसको पूजना चाहते हो, उदा देवी पासी को पूजना है, लो मंदिर बनवा लो। सरकार बनवाएगी कुछ दिनों में, बाबा साहब के मंदिर सरकार बनवाएगी। गौतम बुद्ध को जितना आप नहीं पूज रहे हैं उतना सरकार पूज रही है। गए थे प्रधानमंत्री जी पूजने वहां, और तमाम भंतों को मंच पे बैठा भी लिया था। सरकार को पूजने से तकलीफ नहीं है। पेरियार रामास्वामी नायकर को जितना पूजोगे उतना सरकार को फायदा होगा। सरकार को तकलीफ है जब यह कह दोगे कि हम पेरियार रामास्वामी नायकर के वंशज हैं, हम ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। तकलीफ उसमें है। इसलिए मेरा अनुरोध है, मुझसे बड़े भाई प्रदीप वर्मा जी ने कहा जूते नहीं उतारोगे, तो पहले तो स्पष्ट कर देता हूं कि धम्म की कौन सी पुस्तक में बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लेकर के जितनी भी पुस्तकें लिखी अपने वॉल्यूम में, कहां उल्लेख किया है कि जूते उतार के ये सब करना चाहिए? कहीं उल्लेख किया हो तो बताइए। तो हम उनके ही सिस्टम को अपने अनुसार एडॉप्ट करके कहते हैं कि हम बदल गए हैं। ये नव ब्राह्मणवाद है। ये जो हमारे महापुरुषों को पूजने की परंपरा आई है, उनको खीर खिलाने की जो परंपरा आई है, ये नव ब्राह्मणवाद है। हमें इससे बचना है। क्यों बचना है? सारे उदाहरण आपके सामने हैं। आपको याद है कि मुंह नोचवा कब आया था? मुंह नोचवा आया था ना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। लेकिन यहां बैठा हुआ कोई शख्स बता सकता है कि उसके घर में कोई इफेक्टिव हुआ हो? किसी के घर में कोई इफेक्टिव हुआ था मुंह नोचवा से? हुआ था? नहीं हुआ, लेकिन आया था। चोटी कटवा आया किसकी सरकार में? मोदी जी की, यानी कि आरएसएस की सरकार में। तब कोई इफेक्टिव हुआ किसी घर में? नहीं हुआ, लेकिन आया दोनों समय था। तो ये क्यों होता है? समय समय पर ये सरकारें चेक करती हैं मुंह नोचवा और चोटी कटवा ला करके कि तुम कितने होशियार हुए हो। तुम्हारे मुद्दे अभी भी पाखंड, अंधविश्वास, पोंगापंथी, ढोंग, पौराणिक पात्र, काल्पनिक चरित्र ही हैं, या अभी भी तुम अपनी हिस्सेदारी चाहते हो, रोजगार चाहते हो, नौकरियों में हिस्सा चाहते हो, आरक्षण चाहते हो, लेटरल एंट्री को खत्म करना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज न्यायिक सेवाओं में हिस्सा चाहते हो। जब वो समझ लेते हैं कि अभी भी मस्त हैं, मुंह नोचवा में भी बेवकूफ बने, चोटी कटवा में भी बेवकूफ बने, तो वो कहते हैं इनको धर्म की अफीम पिलाओ, इनको और कुछ चाहिए ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि पूजना घातक है, कोई आवश्यकता नहीं है इस पूजने की। मुद्दे पर आता हूं जो आज का मेन मुद्दा है, न्यायपालिका में हिस्सेदारी। अभी लोगों ने बता ही दिया कि लखनऊ में क्या स्थिति हुई। अवध बार एसोसिएशन में 120 साल लग जाते हैं किसी भी बैकवर्ड एससी एसटी माइनॉरिटी के व्यक्ति को अध्यक्ष बनने में। बन गए, लेकिन अब सवाल यह भी है कि जिसको हम जाति के हिसाब से चुन लेते हैं कि फलाना जाति का ओबीसी है, फलाना जाति का एससी है, वो फीलिंग कितनी रखता है? अगर जाति के हिसाब से चुनोगे तो मोदी भी ओबीसी है, फिर गलत कहां है? फिर तो प्रधानमंत्री भी ओबीसी बैठा है और राष्ट्रपति एसटी बैठी है, तो सत्ता तो आप ही के हाथ में है, फिर किसको बदलना है? अगर आप जातिवादी होते, आप जातिवादी हैं नहीं मूलतः, अगर आप जातिवादी होते तो आप नरेंद्र मोदी की जयंती मना रहे होते, बीपी सिंह की नहीं मना रहे होते। लेकिन आप बीपी सिंह की मनाते हैं। क्यों? क्योंकि बीपी सिंह ने एक काम अच्छा कर दिया था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी थी, तभी तो मनाते हैं। लेकिन
मौजूदा तथाकथित ओबीसी प्रधानमंत्री एक भी काम ऐसा नहीं कर पाया जिससे आप उसको ओबीसी भी मानने को तैयार हो। तो कहीं पर आप डिसाइड करते हो उसके कर्म के हिसाब से और कहीं डिसाइड करने लगते हो जाति के हिसाब से। तो कार्य के हिसाब से डिसाइड करो ना कि कौन नेता हमारा है, कौन व्यक्ति हमारा है, कौन अध्यक्ष हमारा है, कौन जज हमारा है। भाई जाति के हिसाब से जब तक डिफाइन होता रहेगा तब तक हम असली मुद्दे पर नहीं आ पाएंगे। क्यों इस देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ती है, नितिन भैया इस बारे में बेहतर बताएंगे, क्यों देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ती है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल के खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए? क्यों हिम्मत नहीं पड़ती है? वजह है कंटेंट। जब आप कंटेंट से स्ट्रांग होते हैं, अब वकीलों को मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह से तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। जब आप कंटेंट से स्ट्रांग होते हैं, जब तर्क वितर्क से स्ट्रांग होते हैं, जब आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन होता है, जब तार्किक होते हैं आप, तो आपके मुंह से शब्द भी वैसे ही निकलते हैं। और वरना आप तुलना करते रहते हैं, महाभारत काल में ये हुआ था, रामायण काल में ये हुआ था। तो दिलीप मंडल के खिलाफ इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि दिलीप मंडल जी ने सवाल उठाया था किस पे? न्यायपालिका के जातिवाद पे। और अगर ये बात आगे बढ़ती तो ये भी बात आगे बढ़ जाती कि हम नहीं कह रहे हैं, रंगनाथ मिश्रा जी 2019 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके कह चुके हैं कि ये वंशवादी और जातिवादी न्यायपालिका है, तो तुम्हारे ही लोग कह रहे हैं। तो सवाल इसमें भी उठ जाता कि मुंबई हाई कोर्ट में जो 9 जजेज अभी बने हैं उनमें एक भी ओबीसी एससी नहीं है। सवाल इस पे भी हो जाता कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस समय जजेस बैठे हुए हैं उसमें 97% सवर्ण है, एक ओबीसी है, 2 एससी हैं, एसटी एक भी नहीं है, बाकी सारे सवर्ण हैं। तो सवाल इस पे भी उठ जाता। इसलिए सरकार या ये तानाशाह उन बातों पे नहीं जाना चाहते जहां पता होता है कि आपके पास कंटेंट मौजूद है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है। लखनऊ वालों से अपील करता हूं, प्रदीप भैया से जब भी मेरी बात हुई है, मैं इस बात के लिए बार बार अपील करता हूं कि यही काले कोट वाले मुझे चाहिए, यही थिंक टैंक की जरूरत है इस लखनऊ में कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत हो तो ये लोग उसके सुरक्षा कवच के रूप में उसको घेर के खड़े हो जाएं। जैसे रतन लाल जी की गाड़ी को घेर के खड़े हो गए थे दिल्ली में एडवोकेट्स कि हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। क्योंकि हम सारी जगह ताकतवर हो सकते हैं, कई जगह लड़ सकते हैं, कई जगह सरकारी सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, केवल कोर्ट में जाकर के हम फुस हो जाते हैं, वहां हमारी कहानी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हमारे लोग ही नहीं है। हैरत की बात देखिए कि हमारे पास खुशी होती है इस तरह के कार्यक्रमों में देख करके एडवोकेट्स कितने हैं, लेकिन जब लड़ने की बात आती है, किसी मुद्दे की बात आती है तो गायब हो जाते हैं। कहां चले जाते हैं वही सारे एडवोकेट्स भाई? तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन जैसा दिल्ली में है, लखनऊ में बनाने की जरूरत है। एक दूसरे की तकलीफों को देखने की जरूरत है। अधिवक्ताओं की एकता महज चुनाव तक सीमित न रहे, उनकी भूमिकाएं चुनाव से आगे बढ़कर भी बहुत हैं। 3 जस्टिस की मौजूदगी में जिस सरदार पटेल की फोटो का अनावरण किया गया था वो आज भी अवध बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में लग नहीं पाई, जबकि सरदार पटेल खुद बैरिस्टर थे। लॉजिक ये दिया गया कि वहां पर केवल उनकी पुराने अधिवक्ताओं की लगती है जो बार एसोसिएशन से कभी जुड़े रहे हो। तो फिर उस सभागार का नाम क्या है? मालवीय सभागार। क्या मदन मोहन मालवीय बैरिस्टर थे क्या? विवेकानंद की वहां लगी स्टैच्यू सबको पता होगा, क्या विवेकानंद बैरिस्टर थे? लेकिन सरदार पटेल की नहीं लगेगी। अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ, जिन जातियों को तथा कथित क्षत्रियों को यह घमंड हो जाता है कि सरकार हमारे हिसाब से चल रही है, इस सरकार बीच बीच में उनकी हैसियत बताती रहे तो ठीक है, बराबरी से सबको सोटा पड़ता रहे तो ठीक है, गलतफहमी बीच में दूर हो जाती है। मैं तो बीजेपी की ये देन मानता हूं, धन्यवाद देता हूं कि दोबारा बीजेपी आ गई। कम से कम भाई को भाई का एहसास तो हो गया। बराबरी से सबको सोटा पड़ रहा है तो आज सब भाइयों को एक दूसरे की याद आ रही है, वरना भाई अलग अलग छिटके घूम रहे थे। हम अपनी अकड़ में, तुम अपनी अकड़ में, हमारी सरकार है, वो कहते थे हमारी सरकार है। अब भाई बीजेपी और हम सब के बीच में, लक्ष्मण जी कहीं भी बोलते हैं, हम भी कहीं, या नितिन मेश्राम जी, हम सब के बीच में एक टाई अप है बीजेपी से कि हम जो बोलेंगे थ्योरी में, बीजेपी उसको प्रैक्टिकल में करेगी ताकि आपको समझ में आ जाए। जितनी बात हम कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल करती है कि नहीं सामने, तो आपको समझ में आ जाती है। बात खत्म करूंगा, हम सब की जरूरत है लखनऊ के लिए इस थिंक टैंक को बनाने की। इसी तरीके से कार्यक्रमों में मुझे ये काले कोट बार बार नजर आते रहें,
इसके लिए बहुत गुजारिश करूंगा आप लोगों से, पत्रकारों की, अधिवक्ताओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, लेखक और प्रोफेसरों की एक जमात मुझे चाहिए। यही क्रांति और बदलाव ला सकती है। नकारे नेता और ब्यूरोक्रेट्स केवल ट्रांसफर, पोस्टिंग और पद के लिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।